हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब तक हमने इसके दो पार्ट पढ़ चुके हैं और इसकी हम बात करें अब तक तो हमने ये जाना कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ, इसमें कितनी अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, कितनी अनुसूची है, साथ ही साथ किस अध्याय में कौन कौन सी धाराओं का उल्लेख है। इसके साथ हमने अब तक ये जाना कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो कितना अनुपात होना चाहिए। साथ ही साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार आरटी के थ्रू कितना प्रतिशत अनुपात में अपनी राशि व्यय करती है। इसके साथ हमने अब तक ये जाना कि एक शिक्षक की जो नियुक्ति है वो शिक्षण के अलावा किन किन क्षेत्रों में लगाई जाती है, ये अब तक हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पार्ट 3 की चर्चा करेंगे और इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर प्राइमरी और जो अपर प्राइमरी स्कूल है उसके लिए शिक्षक और छात्र का क्या अनुपात होना चाहिए, वह विद्यालय कब खोला जा सकता है। साथ ही साथ हम ये चर्चा करेंगे कि एक विद्यालय जो भवन है उसके निर्माण के लिए आरटी में क्या उल्लेख किया गया है, कि आरटी की जो मान्यता है कि किस तरह का विद्यालय होना चाहिए। साथ ही साथ हम ये चर्चा करेंगे कि आरटी के अंदर यदि कोई विद्यालय या संस्थान मानकों का उल्लंघन करता है, अवहेलना करता है, तो उसको किस प्रकार का दंड दिया जाना चाहिए। इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं इसी कड़ी में हम आगे बात करते हैं कि शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 है, इसमें क्या होता है कि अगर क्लास 1 से 5 है तो शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो होना चाहिए 1:30। अगर 6 से 8 है कक्षा तो उसका अनुपात होना चाहिए 1:35। और अगर वो 8 से ऊपर है 9 से 12 तो वहाँ छात्र शिक्षक का जो अनुपात होना चाहिए वो होना चाहिए 1:40। ये हम अब तक पढ़ चुके हैं। उसी कड़ी में आज हम बात करते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों पर यदि प्राथमिक विद्यालय खोला जाए तो उसके लिए क्या मान्यता या किस तरह की होना जरूरी है, कितने लोग की आबादी हो, कितने बालक हो, तभी प्राइमरी स्कूल खोला जा सकता है। तो इसके लिए आरटी में उल्लेख किया गया है कि अगर किसी पहाड़ी क्षेत्र की आबादी 150 लोगों की है और वहाँ 30 बालक विद्यालय में पढ़ने आते हैं या 30 बालक पढ़ने वाले हैं तो वहाँ प्राथमिक विद्यालय खोला जा सकता है। अगर बालकों की संख्या 60 है और गांव की आबादी 300 लोगों की है तो वहाँ कक्षा 1 से 8 तक यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय खुल सकता है या खोला जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि कक्षा 1 से 5 तक का विद्यार्थी कितनी किलोमीटर की दूरी में जा सकता है या उसके क्षेत्र से जो प्राथमिक विद्यालय है वो कितनी दूर हो सकता है। तो वो 1 किलोमीटर की परिधि के अंदर ही प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। इसी के साथ हम ये भी बताएंगे कि अगर अपर प्राइमरी स्कूल है या उच्च प्राथमिक विद्यालय है तो वो किसी क्षेत्र विशेष से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही हो सकता है या उससे अधिक दूरी में नहीं हो सकता है। यदि 3 किलोमीटर की दूरी में या दूरी के अंदर आता है तो वहाँ 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को परमिशन मिल सकता है। यदि 1 किलोमीटर परिधि में आता है तो वहाँ प्राथमिक बच्चों को परमिशन या प्रवेश मिल सकता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि जैसे अगर मान लो आरटी के थ्रू एक शिक्षक और अध्यापक का जो अनुपात है वो किस तरह का होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम बात करें 6 से 8 तक तो वहाँ पर जो अध्यापक है वो शिक्षक है, कम से कम 3 शिक्षक प्रमुख होने चाहिए। 3 शिक्षक कौन कौन से प्रमुख होंगे? एक भाषा का शिक्षक होना चाहिए, एक गणित या विज्ञान का शिक्षक होना जरूरी है, साथ ही साथ एक शिक्षक सामाजिक विज्ञान का होना जरूरी है। यानी 6 से 8 तक का कोई विद्यालय है या उच्च प्राथमिक विद्यालय है तो वहाँ कम से कम 3 शिक्षक का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और वो 3 शिक्षक ये होंगे, इसमें एक भाषा का शिक्षक होगा, ठीक है, एक गणित या विज्ञान का शिक्षक होना जरूरी है और एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक। ये तीनों शिक्षक
होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यदि हमें आरटीई के थ्रू किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है तो हमें किस टोल फ्री नंबर पर बात कर सकते हैं। तो उसके लिए टोल फ्री नंबर दे रखा है, वो है 1098। कौन से हैं? 1098 टोल फ्री नंबर है। आप इस टोल फ्री नंबर पर जा कर के आरटीई के थ्रू किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि शिक्षक और छात्र का अनुपात। तो पहले ही बात कर चुके हैं कि यदि 1 से 35 तक विद्यार्थी है तो वहाँ 1 शिक्षक होना ज़रूरी है। यदि 35 से ज़्यादा और 70 तक है तो 2 शिक्षक होने ज़रूरी है। और यदि 70 से ज़्यादा और 105 तक है तो वहाँ 3 शिक्षक होने ज़रूरी है। यदि प्राथमिक है तो वहाँ विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात 1 से 30 अनुपात में होगा, यानी 30 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक होगा। और यदि उच्च प्राथमिक विद्यालय है तो वहाँ 35 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक का होना जरूरी है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं आगे कि हाँ कि आरटीई के थ्रू जो विद्यालय भवन है या किस प्रकार विद्यालय भवन होना चाहिए। तो देखिए आरटीई के अंदर जो विद्यालय भवन की जो रूपरेखा बताई गई है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि किस तरह का विद्यालय होना चाहिए। देखिए विद्यालय होना चाहिए वो 4 दीवारी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, एक विद्यालय होगा वो 4 दीवारी में केंद्रित होगा, उसमें एक दरवाज़ा होगा। ठीक है, दरवाजे के ऊपर विद्यालय का नाम लिखा होगा, जैसे हमने नाम दिया है इसको कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बचकुला जोधपुर। ठीक है, इस तरह का विद्यालय भवन के 4 दीवारी के ऊपर जो दरवाज़ा होगा 4 दीवारी के अंदर, उस 4 दीवारी के दरवाजे के ऊपर विद्यालय का नाम लिखा होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ मैदान होना चाहिए, खेल का मैदान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब खेल का मैदान होगा तब ही बच्चे वहाँ शिक्षा ग्रहण सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो इधर ये जो है ये खेल का मैदान है। ठीक है, इसके पास भी पेयजल की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ वहाँ पर एमडीएम यानी जो बच्चों को खाना मिलता है उसका कमरा होना चाहिए। उसके साथ में जो खाना बनाते हैं उसके लिए एक सहायक कमरा और होना चाहिए। ठीक है, उसके पास में लाइब्रेरी होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ पूरे प्रत्येक कक्षा के अलग अलग कमरे होने चाहिए। ठीक है, ये प्रत्येक कक्षा के क्या है, अलग अलग कमरे हैं। इधर हेडमास्टर साहब का कमरा होना चाहिए, यहाँ स्टाफ रूम होना चाहिए और गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए पर्सनल टॉयलेट होने चाहिए। ठीक है, इस तरह का विद्यालय होना चाहिए। विद्यालय के लिए 4 दीवारी होनी चाहिए। 4 दीवार इतनी बड़ी होनी चाहिए कि अंदर की कोई भी गतिविधि बाहर नहीं देख सके और बाहर की गतिविधि अंदर नहीं देखी जा सके। इस तरह के एक विद्यालय भवन का उल्लेख आरटीई के अंदर किया गया है कि विद्यालय के अंदर प्रत्येक कक्षा के लिए अलग कमरा होना चाहिए, एक खाना बनाने के लिए एमडीएम किचन होना चाहिए पृथक, एक अलग से गर्ल्स टॉयलेट, अलग से बॉयज़ टॉयलेट होनी चाहिए, एक हेडमास्टर साहब का कमरा, एक शिक्षक का स्टाफ रूम होना चाहिए, पेयजल के लिए व्यवस्था होनी चाहिए और विद्यालय के अंदर एक खेल का मैदान होना चाहिए। साथ ही साथ पूरे जो 4 दीवारी बंद होनी चाहिए और उसका एक ही दरवाजा होना चाहिए। ऐसा उल्लेख किया गया है आरटीई के अंदर एक विद्यालय भवन की रूपरेखा के लिए। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं कि आगे की देखिए कि आरटीई के अंदर दंड संहिता का क्या प्रावधान है कि अगर कोई विद्यालय या संगठन किसी प्रकार के मानकों को पूरा नहीं करता है, उल्लंघन करता, अवहेलना करता है तो वहाँ दंड की क्या व्यवस्था की गई है। तो देखिए दंड की व्यवस्था की गई है कि यदि कोई भी विद्यालय या संगठन पहली बार नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए 25,000 का दंड दिया जा सकता है। दूसरी बार करता है तो 50,000 का जुर्माना और यदि वो तीसरी बार करता है तो प्रतिदिन के हिसाब से 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया जाता है। इसी तरह हम बात करते हैं कि अगर कोई विद्यालय संगठन बालकों से प्रवेश के समय माता पिता या संरक्षक से यदि टेस्ट या साक्षात्कार लेता है तो ऐसी स्थिति में भी विद्यालय संगठन के ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है और वो जुर्माने की जो राशि होगी वो 25,000, 50,000 और यहाँ तक भी अगर ज़्यादा मान्यताओं या नियमों का उल्लंघन किया जाता है जो आरटीई के जो मानक हैं तो ऐसी स्थिति में विद्यालय की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि आगे कि अगर आरक्षित वर्ग के जो 25% जो आरक्षित वर्ग के लिए किसी भी विद्यालय के अंदर जो सीटें रिजर्व होती है, यदि फिर भी किसी भी विद्यालय के अंदर फिर भी यदि आरक्षित वर्ग में या आरटीई के थ्रू आने के बाद भी यदि बच्चे से फीस वसूली जाती है तो ऐसी स्थिति में उसमें 25,000, 50,000
शुल्क का 10 गुना जुर्माना वसूल कर सकती है। ठीक है, तो ये आरटी के अंदर एक विद्यालय संगठन के ऊपर जो दंड का प्रावधान किया गया है कि यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता है, किसी प्रकार का कोई मानक का अपमान करता है या उसकी अवहेलना करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या दंड का प्रावधान किया गया है, वो आरटी के अंदर ये दंड का प्रावधान किया गया है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि पूरे विश्व के अंदर, विश्व में प्रथम कौन सा राष्ट्र है जिसने शिक्षा के अधिकार लागू कराने की बात कही, तो सबसे पहला जो देश है वो था डेनमार्क। डेनमार्क ने ही पहली बार पूरे विश्व में शिक्षा के अधिकार को लागू करवाया था। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि आज हमने जो चर्चा की वो किस किस विषय पर चर्चा की। तो देखिए, आज हमने पढ़ा कि विद्यालय भवन किस तरह का होना चाहिए, ठीक है, दंड संहिता की क्या व्यवस्था की गई है, ठीक है, साथ ही साथ विद्यालय के अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ जो विद्यालय होगा वो किस तरह का विद्यालय होना चाहिए। इन सभी विषयों पर आज हमने चर्चा की और इसी चर्चा को आज हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर अगली क्लास में हम इसी टॉपिक पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अगले पार्ट की बात करेंगे और हम समझेंगे कि जो धाराएं हैं 38 धाराएं, उन 38 धाराओं में क्या क्या उल्लेख किया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।